हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप मेरे प्रीवियस वीडियोस को आपने बहुत अच्छे से देखा होगा और मैंने कहा था कि उसको एक प्रॉपर नोट्स में आप लोगों को नोट डाउन करना है। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप लोगों को जीवन अवधि क्या है, जनन क्या है, जनन के प्रकार क्या हैं, लैंगिक और अलैंगिक जनन, और फिर मैंने नेक्स्ट आपको अलैंगिक जनन के बारे में बताया जो लैंगिक जनन की विधियों में आया। तो हमने लैंगिक जनन में कितने प्रकार की विधियां पढ़ी, 5 प्रकार की पढ़ी बेटा, ठीक है। पहला विखंडन, फिर था आपका मुकुलन, फिर था आपका प्लाज्मोटॉमी, फिर था आपका खंडी भवन और लास्ट था बीजाणुओं द्वारा। अब हम जो नेक्स्ट अपने आज के टॉपिक पे आते हैं वो है हमारा जीवों में जनन किस प्रकार से, वर्धी जनन द्वारा, ठीक है। तो हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। तो हम आज के टॉपिक पे आते हैं। आज हम क्या आपको पढ़ाने वाले हैं बेटा कि वर्धी जनन और कायिक जनन क्या है ना, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है। अलैंगिक जनन तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया कि अलैंगिक जनन किस प्रकार के जीवों में होता है, जैसे आपके प्रोटोजोआज हो गए, आपके बैक्टीरिया हो गए, आपके फंजाई हो गए, ठीक है। तो इनमें या फिर बहुत तो जो स्मॉल प्लांट्स थे उनमें क्या पाया गया, आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। क्यों? क्योंकि इसमें भी किसी प्रकार के गैमेट्स का इन्वॉल्वेशन नहीं होता है, ठीक है। तो जब गैमेट्स का इन्वॉल्व नहीं होंगे तो इसमें कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होगी, तो इनसे जो उत्पन्न संतति होगी वो भी क्या होगी, क्लोन ही होगी। बट इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होता है वो हम हायर प्लांट्स में देखते हैं, ठीक है। तो हम आते हैं इसके डिफिनीशन में। इसको हम कह सकते हैं किसी भी पौधों के जो लैंगिक जनन में भाग नहीं लेते उनके द्वारा नए पौधे उत्पन्न करने की प्रक्रिया को ही कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव कहते हैं। वह भाग जो लैंगिक जनन में भाग नहीं लेते उनके द्वारा नए पौधे उत्पन्न करने की ही प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसके अलावा एक और डिफिनीशन है कि पौधों के कायिक अंगों द्वारा एक पौधे से कई पौधे उत्पन्न करने की प्रक्रिया को ही कायिक प्रवर्धन कहते हैं, ठीक है। देखिए मैंने आपकी इसको 2 डिफिनीशंस बताई, ठीक। क्या बताया कि पौधे का वह भाग जो लैंगिक जनन में भाग नहीं लेता। लैंगिक जनन मीन्स बेटा कि जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों होते हैं, ठीक है। ऐसा जनन क्या है, लैंगिक जनन। तो पौधे का वह भाग जो लैंगिक जनन में भाग नहीं लेता उनके द्वारा जो नए पौधे उत्पन्न किए जाते हैं उस प्रक्रिया को हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। या फिर नेक्स्ट डिफिनीशन ये बताई कि पौधों के जो कायिक अंग होते हैं उनके द्वारा नए पौधे उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको हिंदी में डिफिनीशन बताई, एक छोटी सी इंग्लिश में डिफिनीशन है कि इट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स
फ्रॉम वेजिटेटिव यूनिट। ठीक, अब मैंने जब आपको डिफिनीशन बताई तो उस डिफिनीशन में मैंने दो चीजें बताई, एक बताया क्या कायिक अंग, और एक क्या बताया कि ऐसे पौधे के वे भाग जो कायिक जनन में, लैंगिक जनन में भाग नहीं लेते। तो इसके लिए मैं आप लोगों को क्लियर करवाना चाहती हूँ बेटा कि पौधों में दो भाग पाए जाते हैं। जो पहला होता है उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, और जो दूसरा होता है उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट। ठीक है, प्रीवियस क्लास में मीन्स 11th में आपने बहुत अच्छे से पौधों के इसके पूरे जो भी फूल, तो फूल के बारे में हमने पौधों के जितने भी पार्ट्स थे, कि पौधों के कितने पार्ट थे, 5 थे, जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। ठीक, तो जिसमें हमने फ्लावर्स के बारे में बहुत अच्छे से विद प्रैक्टिकल आप लोगों को बताया था। तो हम आते हैं क्या कि पौधों में अब क्या बता रही हूँ मैं कि दो प्रकार के पार्ट पाए जाते हैं, एक रिप्रोडक्टिव और एक वेजिटेटिव। अब समझिएगा बेटा अच्छे से कि रिप्रोडक्टिव कौन से पार्ट होंगे, कि वे पार्ट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वे पार्ट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। एग्जाम्पल फ्लावर। ठीक है, ठीक है। तो देखिए रिप्रोडक्टिव पार्ट और वेजिटेटिव पार्ट दो बताया। अब रिप्रोडक्टिव को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि पौधे का वह भाग जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता, उसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। और रिप्रोडक्टिव पार्ट में केवल ठीक, वे पार्ट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाते हैं। जैसे फ्लावर हो गया, तो मैंने आपको 11th क्लास में पूरा प्रैक्टिकल समझाया था, कि करवाया था कि पौधों में फ्लावर के मतलब 4 पार्ट मैंने बताए थे, बाह्य दल पुंज, उसके बाद पुमंग, जायांग, आवास्थल चक्र और सहायक चक्र, बहुत सारी चीजें तो आप सबको आई थिंक रिमाइंड हो गई होगी। तो फ्लावर जो होता है वो क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसमें मेल और फीमेल दोनों प्रकार के गैमेट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं वेजिटेटिव पार्ट में। तो वे पार्ट जो क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते हैं, जैसे आपका स्टेम हो गया, रूट हो गया, लीफ हो गया, और इनको हम एक साथ क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। ठीक है, मतलब कायिक अंग कह सकते हैं हम। स्टेम, रूट और लीफ को हम एक साथ क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स मींस कायिक अंग, जो क्या करते हैं कि नए पौधे उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। ठीक है, ठीक है। कायिक जनन में बहुत कम समय लगता है। ठीक है, अगर कोई आपसे इसकी प्रॉपर्टीज पूछता है तो आप इसमें बता सकते हैं कि हम सबसे कम समय में सबसे ज्यादा प्लांट इस प्रोसेस के द्वारा क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन ही हम कह सकते हैं कि है, जो कि हायर प्लांट्स में, बड़े पौधों में होता है। ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में होता है, मीन्स आवृतबीजी पौधों में। ओके, अब हम आते हैं क्या, हमारे कायिक जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकार में हम आपको बताएंगे, प्रकार में 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, और दूसरा है कृत्रिम कायिक। ठीक है, हम वर्धी जनन और कायिक जनन के प्रकार को एक क्या बोलेंगे, फ्लो डायग्राम के द्वारा समझेंगे। जैसे इसके पहले मैंने अलैंगिक जनन में आपको एक फ्लो चार्ट बनवाया था, तो जिससे क्या था, आपको इसके जो भी टाइप्स थे उनको याद करने में थोड़ा सा इजी फील हुआ था। अब इसमें भी मैं वही करवाऊंगी, आपको एक फ्लो चार्ट मेरे साथ साथ बनाते चलना है। ठीक है, तो प्राकृतिक और कृत्रिम हो गया, जिसे हम इंग्लिश में इनको कहते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसको आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अगेन इसको फिर हम डिवाइड करते हैं नेक्स्ट 3 टाइप्स में। द फर्स्ट वन इज जड़ों द्वारा, सेकेंड तनों द्वारा, एंड द लास्ट वन इज पत्तियों द्वारा। इन
इंग्लिश, बाय रूट्स, बाय स्टेम और बाय लीव्स। इसे अगेन डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है कर्तन लगाना मीन्स कटिंग। नेक्स्ट दाब लगाना मीन्स लेयरिंग। नेक्स्ट है बूटी बांधना, नेक्स्ट है रोपण, ग्राफ्टिंग, एंड द लास्ट वन इज सूक्ष्म प्रसारण, माइक्रो। ठीक है, वर्धी जनन और कायिक जनन को मैंने बताया हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और दूसरा कृत्रिम मीन्स नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और आर्टिफिशियल। आप इनके नाम से बहुत अच्छे से बेटा समझ सकते हो, क्योंकि बायोलॉजी में क्या होता है आप बहुत सारे डिफिनेशंस उनके नाम से ही डिफाइन कर सकते हो कि क्या है। ठीक है, प्राकृतिक मतलब प्रकृति द्वारा, कृत्रिम मतलब जो मैन मेड हो। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमने इनको 3 भागों में डिवाइड किया, मतलब इस प्रकार का जो प्रवर्धन होगा वो 3 प्रकार से किया जा सकता है, जड़ों द्वारा, तनों द्वारा और पत्तियों द्वारा। ठीक है, फिर इधर भी हमने आपको 5 प्रकार बताए। सबसे पहला कर्तन लगाना मीन्स कटिंग, है ना, जैसे रोज वगैरह में हम क्या करते हैं कटिंग करते हैं, वो प्रोसेस हो गई। फिर दाब लगाना है ना, लेयरिंग। फिर बूटी बांधना मतलब बूटी। फिर नेक्स्ट है रोपण, ग्राफ्टिंग। ठीक है, थोड़ा सा कॉर्नर पे स्पेस कम होने के कारण ग्राफ्टिंग लिखा है हमने, देख लीजिएगा अच्छे से। और नेक्स्ट है 5th नंबर सूक्ष्म प्रसारण मीन्स माइक्रो प्रोपोगेशन, या इसी को हम ऊतक संवर्धन भी बोलते हैं। अगेन हम तनों द्वारा जड़ों द्वारा तो नहीं डिवाइड किया गया है, तने भी होते हैं, वो 3 प्रकार से होते हैं, आप सब जानते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम मतलब भूमिगत तने, फिर क्रीपिंग स्टेम मतलब रेंगने वाले तने, और एरियल स्टेम मीन्स वायवीय तने। फिर उसके बाद अंडरग्राउंड स्टेम में जैसे आप ट्यूबर हो गया यानी कंद, आलू हो गया, है ना, सलकंद हो गया, घन कंद हो गया, प्रकंद हो गया, चूसक हो गया। आपको इसमें से मैचिंग में कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं बेटा 12th में कि कंद का उदाहरण है, सल्ग कंद का उदाहरण है, घन कंद का उदाहरण है। तो मतलब या तो आपको सामने आलू, प्याज, अदरक सब लिखा रहेगा तो मैच करना होगा, या फिर आपको 1 वर्ड में पूछ सकता है, या फिर टिक में भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, मतलब आता है, मैं आपको ये बता रही हूँ। फिर रेंगने वाले यानी क्रीपिंग स्टेम्स को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया। पहला है रनर और दूसरा ऑफसेट। ठीक, रनर को हम कह सकते हैं दौड़ने वाले, ठीक है, इसके नाम से समझ सकते हैं। और ऑफसेट का मैंने ऑफसेट ही बेटा नाम देखा है। ठीक है, अब हम इनको 1 बाय 1 आपसे क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम आते हैं अपने फर्स्ट टाइप पर, क्या नाम है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे बेटा कि प्रकृति द्वारा कायिक अंगों के प्रयोग से एक पौधे से कई पौधे उत्पन्न होने की प्रक्रिया को प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, क्या बता रहे हैं हम कि प्रकृति द्वारा मीन्स नेचर के द्वारा जो प्लांट्स के कायिक अंग हैं, अब आप समझ गए कायिक अंग क्या है, रूट है, स्टेम है, लीव्स है, तो इन्हीं के द्वारा एक पौधे से कई नए पौधे उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक, अब उसका भी फर्स्ट टाइप है बेटा कि जड़ों द्वारा, जड़ों द्वारा बाय रूट्स। इसमें आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इनमें मूसला और
मूसला और अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं जड़ों के ऊपर रेडिकल बड्स, ठीक है, पूर्ण कलिका आती है जिनसे नए पौधे विकसित किए जा सकते हैं। उदाहरण है इसका अमरूद, गुआवा, स्वीट पोटैटो, शकरकंद, शीशम। ठीक है, तो हम जड़ों द्वारा क्या बता रहे हैं आपको कि इनमें मूसला और अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। जड़ों के ऊपर रेडिकल बर्ड्स, रेडिकल बर्ड्स का मतलब ये कि इन केस मान लीजिए ये क्या हैं, रूट्स हैं, ठीक है, इन्हीं से ऐसे लेयर्स निकली हुई है। अब यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे क्या पाई जा रही हैं, आपकी रेडिकल बर्ड्स पाई जा रही हैं। उन रेडिकल बर्ड्स को हम क्या करके तोड़ करके किसी भी मिट्टी या पॉट में या लैंड में लगाएंगे तो वो एक नए पौधे को क्या करेगी, जन्म देगी। आप सबके घर में गुआवा का प्लांट तो होगा ही, और ऊपर वहाँ पे क्या होती हैं, ऐसे करके क्या कुछ पेड़ ऐसे निकले रहते हैं। आप उनको अगर तोड़ करके किसी भी नए स्थान पे लगाएंगे तो वो एक पौधे का क्या करेंगे, आकार ले लेंगे। इनमें आई के रूप में बर्ड्स पाई जाती हैं, आई के रूप में बर्ड्स पाई जाती हैं जिन्हें अनुकूल वातावरण मिलने पर वे नए पौधे विकसित कर सकती हैं। उदाहरण है आलू, इन इंग्लिश पोटैटो। बहुत इजी एग्जाम्पल है, आप सबके घर पे ये मिलेगा बेटा। तो हम क्या देखते हैं, जैसे ये मान लीजिए आलू है, ठीक, अब आपने आलू किसी ठंडे जगह पर रख दिया तो उस आलू में आप देखते होंगे कुछ ऐसा है ना, वाइट वाइट कलर का आप देखते हैं, कुछ ऐसा निकल आता है। और इन्हें आप क्या करें, अगर तोड़ करके किसी भी जगह मिट्टी में लगा दे तो ये क्या करेंगे, एक नए पौधे को क्या करेंगे, विकसित करेंगे। ठीक, बर्ड्स सारे, इनमें बहुत सारे छोटे छोटे बर्ड्स पाए जाते हैं जो विकसित होकर एक नया पौधा बनाते हैं, है प्याज, ऑनियन और लहसुन, मीन्स गार्लिक। ठीक है, इनमें बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, बर्ड्स पाए जाते हैं जो विकसित होकर एक नया पौधा बनाते हैं, है ना। आपने लहसुन भी देखी है, प्याज भी देखी है। तो हम लहसुन की एक एक कलीज को क्या करके तोड़ करके एक नया पौधा क्या कर सकते हैं, विकसित। ये इनमें अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं जो सूख जाती हैं जब इनको निकाल लिया जाता है जमीन से। तो ये ऐसे, ठीक है, ऐसा ये। तो ये क्या है, आप इनके एक एक बर्ड्स को निकाल करके अगर जमीन में लगा देते हैं तो एक नए पौधे क्या कर लेंगे, निर्माण करेंगे। बेटा हम अंडरग्राउंड स्टेम पढ़ रहे हैं, उस अंडरग्राउंड स्टेम में ये हमारा सेकेंड टाइप्स है, पहला ट्यूबर था और दूसरा बल्ब्स है। ठीक,
हमारा अंडरग्राउंड स्टेम का सी नंबर है थर्ड, मीन्स कॉर्न या घन घन। तो ये जो होते हैं वो बिना ब्रांच के होते हैं। इनमें सर्कुलर नोड्स पाई जाती हैं। उदाहरण है जिमीकंद, या जिसे हम अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, सूरन। ठीक है, तो आप सबके यहाँ, आप लोगों को मतलब आपने देखा होगा कि ये कैसे होते हैं। इनमें हम कह सकते हैं, मान लीजिए हमने ऐसा कुछ शेप दे दिया और उसके बाद इसमें ऐसा है ना, ऐसा ऐसा कुछ ऐसा। सर्कुलर नोड हम किनको कहेंगे, इनको कहेंगे। ये क्या है, सर्कुलर नोड्स हैं। ठीक है, जो कि क्या है, इनमें पाए जाते हैं, किनमें, कॉर्न में। ठीक है, प्रत्येक भाग में फूड स्टोर करते हैं और इनके प्रत्येक भाग से एक नया पौधा विकसित किया जा सकता है। इनका एग्जाम्पल है बेटा अदरक, जिंजर और हल्दी, टर्मेरिक। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम कि ये अपने प्रत्येक भाग में क्या करते हैं, फूड स्टोर करते हैं। उनके प्रत्येक भाग से एक नया पौधा विकसित किया है। जैसे मान लीजिए हम एक ड्राइंग बनाते हैं, कुछ ऐसा, थोड़ा ऐसा, ये। ठीक है, अब उसके बाद ये भाग हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गए, ये है, फिर ऐसा कुछ, फिर ऐसा, फिर ऐसा। तो ये क्या है, अदरक का प्रत्येक भाग। ठीक है, अदरक हो या हल्दी हो, इनका प्रत्येक भाग एक नया पौधा। आप अगर इसको यहाँ से तोड़ करके जमीन में लगा देंगे, आप इसको यहाँ से तोड़ देंगे, कहीं से भी, तो ये इनका प्रत्येक पार्ट क्या करेगा, एक नया पौधा विकसित कर लेगा। ठीक है, अंडरग्राउंड ब्रांच होती हैं जो एरियल निकलती हैं। सूट तो समझते हो ना बेटा कि जो जमीन के अंदर वाला पार्ट होता है वो क्या हो गया, रूट हो गया, और इसके ऊपर वाला जो भाग हो गया वो क्या हो गया, सूट हो गया। ठीक, तो क्या है तो ये क्या आपका जमीन के अंदर वाला अंडरग्राउंड ब्रांच ही है, लेकिन इसके जो पार्ट होते हैं, जो भी हम कह सकते हैं स्टेम्स होती हैं, वो क्या करती हैं, एरियल मतलब वायवी। इसका उदाहरण है पुदीना। आप लोग के घर में मैक्सिमम लोगों के यहाँ पुदीना और मिंट आपने देखा होगा कि ये अगर आपने एक लगा दिया है कहीं, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, पुदीना है, फिर ये यहाँ पे ये क्या है, इनमें अपस्थानिक जड़ें पाई जाएंगी। फिर ये क्या हम कह सकते हैं कि ये सूट वाला पार्ट है, ये रूट है, ये सूट। इस सूट वाले पार्ट से इनमें क्या होती है, एरियल पाई जाती हैं, एरियल रूट्स पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, नए पौधे को। यहाँ पे मतलब आप एक देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बिल्कुल अपनी कॉलोनी बना लेते हैं। जहाँ भी इनको एक लगा दीजिए तो ये अपनी एक कॉलोनी बना लेंगे। ठीक, जमीन में हॉरिजॉन्टली ऐसे बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं बढ़ते बेटा, ये तो ऊर्ध्वाधर पार्ट हो जाएगा। ये ऐसे बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, और इनमें क्या पाई जाती हैं, अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। इनमें अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। इनका उदाहरण है घास।
ठीक है, ग्रास आपकी ग्रास है ना। आप देखते हो ये नीचे अपस्थानिक जड़ें हैं, ये ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, फिर उसके बाद थोड़ा सा गई और फिर उसके बाद ये ऐसे 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 अगेन, उसके बाद फिर यहाँ पे जड़ें हैं, फिर ऐसे। तो ये क्या है, ऐसी दिशा में क्या करती हैं, बढ़ती ही चली जाती हैं। इनमें एक इंटर नोड होती है जिससे एक लंबी स्टेम निकलती है। उदाहरण है इनका पिस्टिया और वाटर HY। ठीक, ऑफसेट जो है उनमें एक इंटर नोड होती है। अब इंटर नोड क्या, जैसे मैंने आपको बताया ऐसे ऐसे, तो ये सर्कुलर नोड हो गई। अब इन दो सर्कुलर नोड्स के बीच जो ये स्पेस पाया जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, इंटर नोड्स। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं कि इनमें एक इंटर नोड पाई जाती है जिससे एक लंबी स्टेम निकलती है, और इसका एग्जाम्पल है पिस्टिया और वाटर हाइसिंथ, जलकुंभी। अब जब वाटर हाइसिंथ आया तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ये हर जगह, अगर आप मान लीजिए किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं या 12th में ही, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जलकुंभी या वाटर हाइसिंथ को हम टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं। ठीक, तो इसका रीजन ये है बेटा, आप सब बहुत अच्छे से सुनिएगा। ये जो जलकुंभी था, इसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड बाहर क्या किया गया, देखा गया, और 1890 में, ठीक है, 1890 में इसे भारत लाया गया। जब जो भी मतलब जाते थे जब वैज्ञानिक, तो उन्हें वहाँ ये जो प्लांट्स था वो बहुत सुंदर लगा। क्यों? क्योंकि इनका जो फ्लावर था, तो इनके फ्लावर का जो रंग था वो वॉयलेट कलर का था। ठीक, तो वायलेट कलर होने के कारण ये बहुत आकर्षित दिखा, और उन्होंने क्या निर्णय किया कि हम इसे अपने भारत लेके जाएंगे। जब वो भारत में लाए और किसी एक पॉन्ड में उन्होंने क्या किया, इसको लगा दिया। तो पॉन्ड में लगाने के बाद उन्होंने देखा कि ये जो प्लांट्स हैं, ये जो जलकुंभी हैं, वो इतना जल्दी ग्रो करते हैं कि पूरे जो पॉन्ड था, उस पॉन्ड को उन्होंने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, और उस पॉन्ड के पानी में पाए जाने वाले ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन पाई जाती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो वाटर एनिमल्स होते हैं वो क्या लेते हैं, डीओ लेते हैं। ठीक है, डिजॉल्व ऑक्सीजन का यूज करते हैं, हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं। तो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का यूज कौन करते हैं, वाटर एनिमल करते हैं, वाटर प्लांट्स करते हैं। तो ये जो जलकुंभी हैं वो क्या करते हैं कि जो भी मतलब पानी में घुली हुई डीओ है, उस डीओ को ये क्या करेंगे कि खुद ही ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। और जब ये क्या करेंगे, पूरी डीओ को खत्म कर जाएंगे, तो जो उस वाटर बॉडीज में पाए जा रहे हैं, कौन, फिशेस पाई जा रही हैं, और भी अदर क्रैब्स हो गए, और जितने भी वाटर एनिमल्स या हम कह सकते हैं वाटर प्लांट्स पाए जा रहे हैं, उनकी लाइफ क्या हो जाती है, खतरे में हो जाती है। इसी कारण इस प्लांट को हम, जलकुंभी को क्या बोलते हैं बेटा, टेरर ऑफ बंगाल। मैंने जितनी भी बातें आपसे बोली आप इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है, हो सकता कि 2 मार्क्स में पूछे आपसे कि हम जलकुंभी या वाटर हाइसिंथ को टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं, या ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से टेरर ऑफ बंगाल कौन सा पौधा है। ठीक, तो वो तो मान लीजिए ऑब्जेक्टिव हो गया। पर अगर 2 मार्क्स में पूछा तो आपको इसके बारे में बताना पड़ेगा कि ये कहाँ था, उसके बाद इसे किस सन में लाया गया, और इसको टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं। ये मैंने आप लोगों को जलकुंभी और हाइसिंथ के बारे में लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आप लोगों को इसका पिक्चर भी सेंड करूंगी, आप उसको देखिएगा कि ये कैसा दिखता है। ठीक है, पेरेंट बॉडी से गिरकर अनुकूल परिस्थिति मिलने पर एक नया पौधा बना लेते हैं। इनका एग्जाम्पल है नागफनी, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैक्टस। ठीक है, तो आप
आपका ये तनु द्वारा क्या होता है, यहीं से फिनिश होता है। अब हम आते हैं अपने थर्ड में पत्तियों द्वारा। जैसे पहला था जड़ों द्वारा, दूसरा था तनुओं द्वारा और तीसरा है पत्तियों द्वारा। तो पत्तियों द्वारा में हम क्या बता रहे हैं बेटा, ये कुछ पौधों की पत्तियों में अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं। ऐसा जैसे अपस्थानिक जड़ें होती है ना, वैसे ही उसके बाद हम क्या करें कि वो ये जो कलिकाएं होती हैं वो ज़मीन पर गिरती हैं और गिरने के बाद क्या करती हैं कि जैसे ही इनका फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, मतलब अनुकूल वातावरण मिलता है, बारिश हुई, मॉइस्चर मिला, तो ये क्या करते हैं, एक नए पौधे को उत्पन्न करते हैं। ठीक, ये देखिए मैंने अलग अलग इंक से आपको यहाँ पे शो किया है कि एडवेंटियस बर्ड्स हैं ये, और इसका एग्जाम्पल है क्या, ब्रायोफिलम मीन्स अजूबा। ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं क्या, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में आते हैं। तो मानव निर्मित पद्धतियों का प्रयोग कर क्या करते हैं, एक पौधे से कई नए पौधे क्या करते हैं, उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो अब इसमें हम देखेंगे कि आखिर मानव द्वारा हम कौन कौन सी प्रक्रिया क्या करते हैं, आजमाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं। ठीक, तो आप सब जानते हैं कि अगर हमको अपने घर में रोज़ लगाना है तो हम किसी भी रोज से क्या करते हैं, कलम मीन्स कलम के आकार की कलम हम क्या करते हैं, काटते हैं और उसे किसी गमले या मिट्टी में क्या करते हैं, रोपित कर देते हैं। तो वो एक न्यू प्लांट, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि उसमें छोटी बहुत थोड़ा बहुत क्या होनी चाहिए, बड लगी होनी चाहिए, कलिका लगी होनी चाहिए, जिससे वो क्या कर ले, जल्दी क्या करे, फॉर्मेशन कर ले। इस विधि में किसी भी एक भाग, इस विधि में किसी भी प्लांट की ब्रांच लेकर मीन्स शाखा लेकर उसका एक भाग जमीन में दबाना ही क्या कहलाता है, आपका लेयरिंग कहलाता है। दबाना ही, ठीक है। क्या करते हैं हम कि इस विधि में किसी भी प्लांट की ब्रांच लेकर उसका एक भाग जमीन में दबा देते हैं और कुछ भाग जमीन के बाहर रहने देते हैं। जमीन के अंदर वाले भाग में अपस्थानिक जड़ें विकसित होने लगती हैं। जड़ें विकसित होते ही इन्हें मुख्य पौधों से काट कर अलग कर दिया जाता है। क्या है कि इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं बेटा कि एक प्लांट लेते हैं, उस प्लांट की एक जो लंबी ब्रांच होती है उसको हम क्या करते हैं, नीचे झुका करके और जमीन के अंदर क्या करते हैं, दबा देते हैं। दबाने के बाद हम ये ध्यान रखना है हमको कि उसका जो कुछ पार्ट है, कुछ हिस्सा है उस शाखा का, उसको हम जमीन के क्या करेंगे, हम उसको ऊपर भी रखेंगे। फिर उसके बाद लगभग कुछ दिनों में क्या होता है कि उस नए वाले पार्ट में क्या होंगी, जड़ें आना चालू हो जाएंगी, अपस्थानिक जड़ें आ जाएंगी और हम उसको, ये मान लीजिए हमारा पुराना ब्रांच हुआ, इसे हमने यहाँ से क्या कर दिया, कट कर दिया, तो ये हमारा एक न्यू प्लांट बन गया। ऐसा हम किस में देखते हैं, चमेली हो गया मीन्स जैस्मिन, नींबू, लेमन हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गए, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि हम दाब लगाना या लेयरिंग को ग्राउंड लेयरिंग भी कहते हैं। शाखाओं से छाल हटाकर उसमें गीली मिट्टी लगा देते हैं जो इसे है कपड़े या टाट के माध्यम से
थर्ड प्रोसेस पे जो है क्या, बूटी बांधना। ठीक है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का थर्ड है बूटी बांधना। तो इस विधि में हम क्या करते हैं कि यह जो विधि होती है वो बड़े बड़े वृक्षों में होती है। मान लीजिए हमको जैसे अमरूद है, आम है, किसी का भी हमको क्या करना है, एक न्यू प्लांटेशन करना है, तो हम क्या करते हैं कि ऐसे प्लांट्स जो बहुत बड़े हैं, जिन्हें बड़ी बड़ी शाखाएं होती हैं, मोटी मोटी शाखाएं होती हैं, उनमें हम क्या करते हैं, उनकी ब्रांच की थोड़ा सा क्या करते हैं, छाल निकाल देते हैं। उस छाल को निकाल करके वहाँ मिट्टी लगाते हैं। मिट्टी को किसी टाट या कपड़े से बहुत टाइटली क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। बांधने के बाद हम ऐसी व्यवस्था करते हैं कि उसके जस्ट ऊपर वाले स्टेम या ब्रांच में क्या करते हैं, एक घड़ा या मटका बांध देते हैं। उसमें हम नीचे होल कर देते हैं ताकि पॉइंट्स बाय पॉइंट्स क्या हो, उसमें पानी गिरता रहे। ठीक है, जैसे पानी उसमें गिरता रहेगा, उसमें मिट्टी को हम कह दें या स्टेम को कह दें, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता रहेगा, तो वो धीरे धीरे क्या करेगी, जड़ें उत्पन्न कर लेगी अपने अंदर। और जब हम देखेंगे कि उसमें जड़ें आ गई हैं, तो उसे हम वहीं से कट करके और क्या कर देंगे, किसी भी जगह मिट्टी में लगा देंगे, तो एक नया पौधा बन जाएगा। इसे हम एयर लेयरिंग भी कहते हैं। ठीक है, रोपण, इस विधि में दो अलग अलग पौधों के तनों को एक साथ बांधा जाता है। ठीक है, जिसमें ध्यान की बात क्या होती है कि जो नीचे का पार्ट होगा, नीचे वाला हिस्सा जड़ सहित तथा ऊपर वाला हिस्सा तना हो। हम क्या करते हैं, दो अलग अलग पौधों के तनों को एक साथ बांधते हैं। ठीक, आपको ध्यान क्या रखना है कि इसमें जो नीचे का हिस्सा होगा वो जड़ के साथ होना चाहिए और ऊपर वाला हिस्सा सिर्फ तना हो, वो भी चल जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो करते हैं कि इस विधि में दो अलग अलग पौधों के तनों को साथ बांधते हैं। इससे उत्पन्न लक्षण होते हैं। ठीक है, उदाहरण आपकी इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि इसमें गुलाब में। ठीक, आपको मान लीजिए कि पिंक कलर का रोज चाहिए, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, एक व्हाइट कलर की कलम ले लीजिए और एक रेड कलर की कलम ले लीजिए, दोनों को क्या कर दीजिए, मिक्स कर करके लगा दीजिए, तो आपको पिंक कलर का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। ठीक, तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे हमने ये क्या ले लिया, एक पॉट ले लिया। ठीक है, ये हमने क्या ले लिया, एक पॉट ले लिया। इस पॉट में ये जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो क्या होना चाहिए, जड़ के साथ होना चाहिए, और जस्ट इसके जो ऊपर का हम हिस्सा यहाँ पे लगाते हैं, इसमें टाइटली क्या करते हैं, बांधते हैं। पार्ट ही क्या कर देगा, चलेगा, और इसको यहाँ से हम टाइटली क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। ठीक है बेटा, क्या करते हैं कि दो प्रकार के अलग अलग प्रकार के क्या किया, हमने तने लिया और उनको क्या कर दिया, बांध दिया, तो उनसे जो उत्पन्न पौधे हुए उनमें दोनों के लक्षण मिले हमको। ये ड्रॉ आप बना लीजिएगा, ये तने वाला पार्ट है और ये जड़ वाला पार्ट है। अपनी लास्ट माइक्रो प्रोपगेशन और सूक्ष्म प्रसारण में तो पौधों को विकसित करने के लिए हम क्या करते हैं कि पौधों से क्या करते हैं, कुछ सेल्स निकालते हैं और उन सेल्स को हम लेबोरेटरी में क्या करते हैं, मतलब फॉर्मेशन करते हैं उनका। तो हम जब लेबोरेटरी में ले जाएंगे तो उन सेल्स को एक खास प्रकार के केमिकल में रखते हैं, और जैसे ही हम उन्हें केमिकल्स में रखते हैं तो वो जल्दी जल्दी क्या करती है, मल्टीप्लाई होने लगती है, मतलब गुणन करने लगती है। जैसे हमने मान लीजिए 2 रखा तो 2 से 4, 4 रखा तो 4 से 8, ऐसे बहुत सारी हो जाती हैं। जब हम देखते हैं कि इन सेल्स का नंबर क्या हो गया, बढ़ गया, तो उसके बाद हम क्या कर देते हैं कि इन्हीं जो हमारे सेल्स हैं उनको हम एक दूसरे कल्चर में, एक दूसरे केमिकल में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। और जब देखते हैं कि वो धीरे धीरे क्या कर रही हैं कि प्लांट निकल आए हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, किसी भी सॉइल में बाहर ले जाकर के क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। ओके, तो में अपनाई जाती है और यह एक अकेली लेबोरेटरी की प्रोसेस होती है। ठीक है बेटा, आज हमने आप लोगों को कायिक प्रवर्धन के बारे में बताया। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको लाइक और कमेंट करना है यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, और प्लीज़ मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट करेंगे तो मुझे भी सपोर्ट मिलता है, मेरा भी हौसला बढ़ता है आप लोगों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी।